हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्न बैंक सॉल्यूशन। ये प्रश्न बैंक हमारा सामाजिक विज्ञान का है। जैसा कि दोस्तों हमने भूगोल वाले पार्ट का बना दिया है और ये हमारा उसके अगले पार्ट का है। चलिए थोड़ी ब्लूप्रिंट देख लेते हैं पहले, फिर स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन पाने के लिए। ये प्रश्न जो हम बता रहे हैं ये आंसर ये प्रश्न बैंक में है, जो कि वेरी मोस्ट है पेपर की दृष्टि से। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब से कीजिए, और जो हमारे प्री बोर्ड हुए हैं वो भी क्वेश्चन मोस्ट है। अगर आप लोगों को ना मिला होगा तो चैनल में जाइएगा, वहाँ से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ आप लोग टिक करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले ब्लूप्रिंट देखेंगे फिर क्वेश्चन हल करेंगे। चलिए ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट हमारा थोड़ी गलत है, जो कि हम इसे सुधार करेंगे। हमारा ये भूगोल का हो गया समकालीन भारत, इसीलिए ये पूरे ब्लूप्रिंट सही थे। लेकिन इसमें कुछ ब्लूप्रिंट गलत है, जो कि अब हमारा क्या चल रहा है, भारत और समकालीन विश्व। तो हम इसका ब्लूप्रिंट को इसके पार्ट बाय पार्ट के साथ हम बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। हमने अभी बता दिया कि हमें क्या पढ़ना है। ये लो भारत और समकालीन विश्व 2, फिर लोकतंत्र, फिर ये हमारा 4-5 वीडियो होंगे जो कि प्लेलिस्ट बनी है। अगर इसका आप लोग ना देखे होंगे रहेगी, आप लोग देख सकते हैं, या फिर चैनल में जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। अभी हमने ब्लूप्रिंट देखा और हम भारत और समकालीन विश्व इतिहास 2 पढ़ रहे हैं। इसमें से 1+1 मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे 1-1 अंक के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब से कीजिए। हम बोर्ड की तैयारी भी कराएंगे अभी, और ये प्रश्न मोस्ट हैं, ये प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन है, तो बस से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। फ्रेडरिक सरयू कहाँ के कलाकार थे? फ्रेडरिक सरयू कहाँ के कलाकार थे? तो कहाँ के थे? फ्रांस के। फ्रेडरिक सरयू कहाँ के कलाकार थे? फ्रांस के। ठीक, दूसरा देखते हैं। दूसरा, विश्व कोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? विश्व कोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो दीदरों। कौन से? दीदरों। ठीक दोस्तों, तीसरा क्या है, जर्मनी में एकीकरण की आधारशिला किसने रखी? जर्मनी में एकीकरण की आधारशिला किसने रखी? तो कौन से? नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने रखी? तो नेपोलियन बोनापार्ट। तो दोस्तों ये मोस्ट है, हमें इतने ही पढ़ना है। एक नंबर 2 नंबर में हमें मतलब 2 अंक मिल जाएंगे। 1-1 अंक के आने हैं, तो हमें सिर्फ इतने ही क्वेश्चन पढ़ने हैं बस। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों बस ध्यान से पढ़िए। चौथा है, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार है? क्या राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार है? तो कौन है? फ्रेडरिक सरयू। राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार है फ्रेडरिक सरयू। ठीक दोस्तों, पश्चिमा फ्रांस में किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई है? तो किसकी है? मारियान की। ठीक दोस्तों, पश्चिमा है फ्रांस में किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई है? तो किसकी है? मारियान की। छठवां, आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? न्याय का। आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो न्याय का है। ठीक दोस्तों, न्याय का प्रतीक है। अब रिक्त स्थान देखते हैं। रिक्त स्थान हमारा पहला क्या है कि फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरयू ने बिंदी बिंदी चित्रों की श्रृंखला बनाई। तो कितने की बनाई? तो दोस्तों कितने की बनाई? 4 श्रृंखला बनाई है। तो दोस्तों इसका है 4। ठीक, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन बिंदी बिंदी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। तो 1789 में। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन बिंदी बिंदी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई, तो 1789 में। ठीक दोस्तों, तीसरा है 1804 की नागरिक संहिता जिसे आमतौर पर बिंदी बिंदी संहिता के नाम से जाना जाता है। तो नेपोलियन। ठीक दोस्तों, 1804 की नागरिक संहिता
जिसे आमतौर पर बिंदीता के नाम से जाना जाता है? तो नेपोलियन। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे हमारा इधर है, इधर हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है कि गलीसिया में कुलीन वर्ग बिंदी बिंदी भाषा बोलता था। क्या है? गलीसिया में कुलीन वर्ग बिंदी बिंदी भाषा बोलता था, तो कौन सा पॉलिसी बोलता था? ठीक दोस्तों। पचमा, 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बिंदी बिंदी क्षेत्र था, तो क्या था? बाल्कन। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बिंदी बिंदी क्षेत्र था, तो क्या था? बाल्कन। ठीक दोस्तों, ये जितने ऑब्जेक्टिव बता रही है मोस्ट है, क्योंकि ये प्रश्न बैंक में दिए हैं, इसीलिए वेरी वेरी मोस्ट है। हमें इतने ऑब्जेक्टिव ही तैयार करना है। जैसा कि इसमें हमने बताया कि एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर के। ठीक दोस्तों, तो सही जोड़ी देखते हैं। सही जोड़ी पहला क्या है? नेपोलियन की पराजय, तो इसका होगा ग नंबर। 1815 वाटरलू में, ये जैसा कि यहाँ पास बताया, पहले का गा होगा। नेपोलियन की पराजय 1815 वाटरलू में। दूसरा, वियना संधि का सदस्य नहीं, तो कौन सा नहीं है? अमेरिका। वियना संधि का सदस्य नहीं, तो कौन है? अमेरिका। ठीक दोस्तों। तीसरा, जूसेपे गैरिबल्डी, तो कौन है? नाविक। ठीक दोस्तों। तीसरे का चित्ररक्त और लौह की नीति, बिस्मार्क। रक्त और लौह की नीति, बिस्मार्क। ठीक दोस्तों। ये पचमा है, मरियान की प्रतिमाएं, तो कौन सा होगा? राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक दोस्तों, मरियान की प्रतिमाएं राष्ट्रीय प्रतीक। तो चलिए देखते हैं अगला। अगला हमारा आ गया, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक दोस्तों, हमें इतना ही तैयार करना है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है? स्टेट जर्नल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? स्टेट जर्नल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? तो क्या कर दिया गया? नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली कर दिया गया। ठीक दोस्तों। दूसरा, 1813 में लाइप्जिग की लड़ाई हार कर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में किसे दर्शाया गया? तो किसे? नेपोलियन को। ठीक दोस्तों, किसे दर्शाया गया? नेपोलियन को। तीसरा देखते हैं। तीसरा है, नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया? तो 1957। नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया? 1957। ओ सॉरी 1757। ठीक दोस्तों, 1757, जैसा कि यहाँ लिखा है। चौथा, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्रेडरिस्ट किस देश से थे? अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्रेडरिस्ट किस देश से थे? तो किस देश से थे? जर्मनी से। ठीक दोस्तों, जर्मनी से थे। पांचवा, लॉर्ड बायरन कौन था? अंग्रेज कवि। लॉर्ड बायरन कौन था? अंग्रेजी कवि। छठवां, मरियान की प्रतिमाएं कहाँ लगाई गई? सार्वजनिक चौकों पर। मरियान की प्रतिमाएं कहाँ लगाई गई? सार्वजनिक चौकों पर। ठीक दोस्तों। सातवां, 1861 में किसको एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया? 1861 में किसको एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया? तो किसे किया गया था? इमैनुएल द्वितीय। ठीक दोस्तों, इमैनुएल द्वितीय को किया गया था। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, 8वां। तो 8वें में क्या है? ज़ाइबेराइन क्या था? तो क्या है? यह एक शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राष्ट्र शामिल थे। ज़ाइबेराइन क्या था? यह एक शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राष्ट्र शामिल थे। ठीक दोस्तों, सत्य सत्य देखते हैं। पहला सत्य सत्य। ठीक, क्या है? वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की थी, तो सत्य है, की थी। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी, तो यह भी सत्य है।
तीसरा, 19वीं सदी के मध्य में इटली 10 राज्यों में बांटा था, ये असत्य है, ये असत्य है तीसरा। चौथा, 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर हिटलर की संहिता के नाम से जाना जाता है, ये भी असत्य है। पाँचवा, लाल टोपी, तिरंगा और कल्पी स्वतंत्रता और गणतंत्र के चिन्ह थे, तो ये सत्य है। तो दोस्तों इसे आप लोग तैयार कीजिए, ये पेपर की दृष्टि मोस्ट है, यही पेपर में आएंगे। चलिए दूसरा देखते हैं, अध्याय 2। अध्याय 2 हमारा है भारत में राष्ट्रवाद। इसमें से जैसा कि हमने यहाँ लिखा है, इसमें से आएगा एक अंक का, एक भी आएगा और एक अंक का, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे एक अंक के, और एक क्वेश्चन आएगा 4 अंक का। चलिए देखते हैं, पहला क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो क्या है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो महात्मा गांधी लिखे थे, ठीक। दूसरा है, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 को ईस्वी, ठीक। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 ईस्वी, ठीक दोस्तों। तीसरा चौथा देखते हैं। तीसरा है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट 1919 को पारित हुआ, ठीक दोस्तों। चौथा है, रॉलेट एक्ट के विरोध में देश व्यापारी हड़ताल कब हुई? तो 6 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट के विरोध में देश व्यापारी हड़ताल कब हुई? तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ठीक दोस्तों। पचमा देखते हैं। पचमा है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सेनानी भगत सिंह ने कौन सा प्रसिद्ध नारा नाम दिया था? इंकलाब जिंदाबाद, ठीक दोस्तों। छठवां, जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई? तो 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की हत्याकांड की घटना घटित हुई, ठीक दोस्तों। सतवां देखते हैं, सतवां क्या है, 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ पहुँचे थे? तो कहाँ पहुँचे थे? अहमदाबाद। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ गए थे? तो अहमदाबाद में, ठीक दोस्तों। इसके आगे देखते हैं। तो इसके आगे है भारत, ये 8वां क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? कब हुआ? अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? अगस्त 1942 में। 9वां, साइमन कमीशन कब भारत आया? तो 1928 में। कब आया था? 1928 में। साइमन कमीशन कब भारत आया? 1928 ईस्वी में। आगे देखते हैं, 10वां क्या है, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 31 दिसंबर 1929 को पारित हुआ। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को पारित हुआ, ठीक दोस्तों। 11वां, राजन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस के द्वारा किए गए हमले में कौन घायल हुए थे? कौन घायल हुए थे? ठीक, तो लाला लाजपत राय, ठीक दोस्तों। 8वां देखते हैं, ये कौन सा 12वां, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था, ठीक दोस्तों। तो इसमें हमने जैसा कि एक देखा, अब 4 के देखेंगे। एक के 2 क्वेश्चन आने थे, तो वही सब देख लिए, इन्हीं में से कोई आएगा। और अब देखते हैं 4 अंक वाले। तो क्या है, पहला, उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी? तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, तो कर लीजिए। आंसर क्या है, उन उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई थी, क्योंकि औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उसका समान रूप से उत्पीड़न और दमन हुआ था। इस साझा
अनुभव के उन्हें एकता के सूत्र में बांधा दिया था। वे यह जान गए थे कि विदेश शासकों को एकजुट होकर ही हर निकाला जा सकता है। उनकी इस उपनिवेशवाद विरोधी भावना ने भी राष्ट्रवाद के उदय में सहायता पहुंचाई। ठीक दोस्तों, पढ़ने से वीडियो लंबा होगा इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे, आप लोग क्वेश्चन किए और आंसर। तो क्वेश्चन बस पढ़ लेते हैं। कौन सा है क्वेश्चन? दूसरा है, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? तो क्या है, पहले विश्व युद्ध का भारत में राष्ट्रवाद आंदोलन विकास निम्न योगदान रहा। तो चलिए देखते हैं योगदान। पहला योगदान ये है, भारतीयों में आत्मविश्वास की भावना जागृत हुई। ठीक दोस्तों, इसे हमें पूरा लिखना है जैसा इसमें लिखा है। दूसरा है आर्थिक कारण। तीसरा है युद्धकालीन परिस्थितियाँ। चौथा युद्ध की संधियाँ। तो दोस्तों हमें चारों लिख देना है, तभी हमें 4 नंबर दिया जाएगा। ये थे क्वेश्चन दूसरा, ये फिर इसका आंसर। फिर तीसरा देखते हैं। तीसरा, भारत के लोग रॉल्ट एक्ट के विरोध में क्यों थे? तो दोस्तों ये आंसर है, आप लोग देखिएगा। ठीक, चलते हैं चौथा क्वेश्चन में। चौथा है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लाने का फैसला क्यों लिया था? तो ये चौरी चौरी नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 की घटना थे। तो दोस्तों आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये है फिर पचमा क्या है? सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? या इसका क्वेश्चन ये भी बन सकता है, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार की व्याख्या कीजिए। जैसा कि ये प्री बोर्ड जो हमारा पेपर हुआ है उसमें आया था। अगर आप लोग प्री बोर्ड पेपर देखना चाहते हैं तो चैनल में जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये सत्याग्रह आंदोलन का एक नया तरीका था। यह दमनकारियों के विरुद्ध जन आंदोलन का एक अहिंसावादी तरीका था। तो दोस्तों आप लोग ये 4 पॉइंट है, लिखिएगा और हमें पूरे लिखने भी है, तभी हमें 4 नंबर दिया जाएगा। आगे देखते हैं। छठवां क्या है? निम्नलिखित पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखें। जलियांवाला बाग हत्याकांड और साइमन, इनका दोनों हमें थोड़ी थोड़ी ये लिखना है, तभी मिलेगा। 2-2 नंबर के रहेंगे। तो एक है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि इतना लिखा है, तभी 2 नंबर देंगे। और फिर ये इसके साइमन कमीशन, इसमें भी पूरा लिख देंगे, तभी 2 नंबर हमें देगा। चलिए आगे देखते हैं। ये पार्ट जो है तो ये ऊपर वाले का ही है, छठे क्वेश्चन का। तो चलिए 7वां देखते हैं। 7वां क्या है? इस अध्याय भारत में राष्ट्रवाद में दी गई भारत माता की छवि और अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में दी गई जर्मेनियम की छवि की तुलना कीजिए। जैसा कि दोस्तों ये तुलना किया है, भारत माता की छवि और जर्मेनियन की छवि, इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा तुलना करने की, या फिर अंतर पूछ देगा तो हमें इसी तरह लिख देना है। ये 3 हुए और ये चौथा, चारों लिखना है तभी 4 नंबर देंगे। तो देखते क्वेश्चन 8वां। क्वेश्चन 8वां क्या है? 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामाजिक समूहों की सूची बनाएं। इसके बाद उनमें से किन्हीं 3 को चुनकर उनकी आशाओं और संघर्षों के बारे में लिखते हुए यह दर्शाएं कि आंदोलन में शामिल क्यों हुए। ठीक दोस्तों, हमें सबसे पहले पूरा क्या बोला है? शामिल होने वाले सामाजिक की सूची बनाई। जैसे कि हमें सूची बनाएंगे तो 1 नंबर देगा, और फिर 3 नंबर का विस्तार करने का बोला। 3 बोला है मतलब 3 नंबर के होंगे। तो ठीक दोस्तों, ये है 1921 में ये सहयोग आंदोलन सामाजिक भाग लिया था, जिसमें मुख्य निम्न लिखित हैं। तो पहला क्या है? शहरी मध्य वर्ग का समूह। दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों का समूह। तीसरा जंगली क्षेत्रों के आदिवासी समूह। चौथा अवध के किसान। और 5वां है मुस्लिम खिलाफ कमेटी में कार्यकर्ता। छठा है बागानों में काम बागानों में काम करने वाले मजदूरों का समूह। 7वां है कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता। ठीक, ये हमें 1 नंबर देगा। फिर ये बोला है उपरोक्त में से किसी 3, तो जैसे कि इसने 3 का वर्ण किया है तो आप लोग देखिए, फिर इन्हीं का वर्ण कीजिए ताकि हमें 4 नंबर पूरा मिल जाए। ठीक दोस्तों, ये पहला है, ये पूरा। और दूसरा देखते हैं। और ये मुस्लिम खिलाफ कमेटी के कार्यकर्ता, ये दूसरा है।
जैसा कि हमें 3 बोला था, तो पहला वो था और दूसरा ये है और तीसरा ये है, बागानों में काम करने वाले मजदूरों का समूह। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये तीसरा है, तीसरा और लंबा है तो इसमें थोड़ी छांट कर कम भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 9, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह है क्या है, उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक आसनदार प्रतीक था। ठीक दोस्तों, इसे आंसर लिख दीजिए। ये आंसर जो दिया है यही हमें लिखना है, तभी हमें 4 नंबर देंगे। ठीक दोस्तों, ये हुआ। फिर चलते 10वां देखते हैं। जैसा कि आप लोगों ने ये 9वें का आंसर देख लिया होगा, ये इतना है पहला। ठीक, फिर ये है, हो गया दोस्तों। अब 10वां देखते हैं। 10वां क्या है, कल्पना कीजिए कि आप सिविल नाफरमानी आंदोलन के हिस्सा लेने वाली महिलाएं हैं। बताइए कि इस अनुभव का आपके जीवन में क्या अर्थ होगा। तो ये क्या है, सिविल नाफरमानी आंदोलन में अनेक औरतों के साथ मैंने भी बड़े पैमाने पर भाग लिया। ठीक दोस्तों, ये फिर लिखना है हमें 2 पॉइंट, जैसा कि यहाँ 2 पॉइंट है। ठीक, देखिए लिखना है। फिर इधर चलते हैं, अगला इधर होगा। ये है 3 पॉइंट, तो हमें 5 लिख देना है, तभी 4 नंबर देंगे। ठीक दोस्तों, 2 पॉइंट उधर थे, 1 2 3, ये 3 पॉइंट इधर है, कुल 5 हो गए। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 11 क्या है। क्वेश्चन 11 है, राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बांटे हुए थे। यहाँ क्या लिखा है, सवाल है दोस्तों, ये सवाल पर क्यों बांटे हुए थे। तो आप लोग इस तरह देख सकते हैं आंसर, ये है क्वेश्चन, ये इसका आंसर। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन इतना, फिर ये इतना आंसर, फिर इतना आंसर। ठीक दोस्तों, चलिए अध्याय 3 देखते हैं। अध्याय 3 में ओनली 1 अंक का आएगा, वो भी ओनली 1 अंक का 1। तो अध्याय देखते हैं। क्या है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक दोस्तों, अध्याय 3 भूमंडली के विश्व का बनना। चलिए दोस्तों इसका देखते हैं, इसमें से ओनली 1 नंबर का 1 आएगा। तो चलिए देखते हैं। क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। जैसा कि लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। चलिए हम देखते हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फिर इसका अदर क्वेश्चन ना पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का पूरा सॉल्यूशन पाने के लिए। और अदर सब्जेक्ट जैसे अभी हिंदी का पेपर होगा 18 से, तो हम 14 से हिंदी बिल्कुल तैयार कराएंगे 18 तक, मतलब 17 तक, 18 का पेपर होगा ना, इसीलिए हम शुरू 14 से स्टार्ट कर देंगे। फिर उसके बाद गणित और सामाजिक विज्ञान, विज्ञान का डाल ही दिए हैं, अब बचेगा इंग्लिश और वो संस्कृत, तो उसका भी पेपर के पहले हम तैयारी कराएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला, इसी के क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन क्या है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। 1990 के दशक में हुई। क्या है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। 1990 के दशक में। ठीक, दूसरा है, क्या है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है। गिरमिटिया किसे कहा जाता है, अनुबंधित मजदूरों को। किसको, अनुबंधित मजदूरों को। तीसरा है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ। तो यूरोपीय संघ। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हमारा चौथा है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो रेशम मार्ग से होता था। 5वां है, बाजार का विश्वव्यापी स्वरूप किस क्रांति के बाद हुआ। औद्योगिक क्रांति के बाद होगा। बाजार का क्या है, बाजार का स्वरूप किस क्रांति के बाद हुआ। तो औद्योगिक क्रांति। 6वां है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। 1944 को। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। 1944 को। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, ये हमारा 7वां है। तो दोस्तों ये हमारा 7वां है। तो 7वां में क्या लिखा है, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था। तो वस्त्र बाजार।
ठीक। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? तो वस्त्र बाजार। तो दोस्तों 8वां क्या है? पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? तो क्या है? अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया। ठीक दोस्तों। 9वां, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिम क्षेत्र से। किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिम क्षेत्र से। 10वां क्या है? 10वां है, रिंदर कीटर का संबंध किससे है? तो किससे है? मवेशियों से, अर्थात पशुओं से। क्या है? रिंदर कीटर का संबंध किससे है? मवेशियों से, पशुओं से। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन 11, 12 देखना है। चलिए ये 11 क्वेश्चन देखते हैं। IFM क्या? IFM का पूरा नाम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IFS का पूरा नाम है। ठीक दोस्तों। 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन है, नहर कॉलोनियाँ क्या थी? तो क्या थी? सिंचाई क्षेत्र। नहर कॉलोनियाँ क्या थी? सिंचाई क्षेत्र। ठीक दोस्तों। 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन है, कर्नला का संबंध किससे है? तो ब्रिटेन में मक्का पर लगाए गए प्रतिबंधित कानून से। कर्नला का संबंध किससे है? ब्रिटेन में मक्का पर लगाए गए प्रतिबंधित कानून से है। ठीक दोस्तों। क्वेश्चन चौथा, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, या इसका क्वेश्चन बन सकता है प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों ये 1914 से 1919 तक। ठीक दोस्तों, हमें इसी तरह लिख देना है। इसका 2 क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन प्रथम विश्व हुआ था और दूसरा प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया। ठीक दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, इसीलिए बीच में अथवा लगा है। 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन है, भारत में ग्लोबलाइजेशन कब शुरू हुआ? भारत में ग्लोबलाइजेशन कब शुरू हुआ? 1991 में। ठीक दोस्तों। 16, जेड क्या लिखा? NEO क्या है? NEO क्या है? इसे ऐसे ही पढ़ेंगे। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है। ठीक दोस्तों, NEO क्या है? नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है। इसे ध्यान से पढ़िए, ये मोस्ट है, यही आएंगे पेपर में। चलिए देखते हैं 17। 17 क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौड़ियों का क्या उपयोग था? सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौड़ियों का क्या उपयोग था? तो क्या है? करेंसी अर्थात मुद्रा के रूप में। करेंसी अर्थात मुद्रा के रूप में है। ठीक दोस्तों। 18 क्वेश्चन 18 ये है, कर्नला क्या था? ठीक दोस्तों, ये 1 नंबर में आ सकता है। कर्नला क्या है ये अगर पूछ देगा तो लिख देंगे, ब्रिटेन सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। जिन कानूनों के सहारे सरकार यह पाबंदी लागू की थी उन्हें कर्नला कहा जाता है। ठीक दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, याद कीजिए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन 19 क्या है? कर्नला का संबंध किस देश से है? तो ब्रिटेन से। कर्नला का संबंध किस देश से है? ब्रिटेन से है। 20 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? तो औपचारिक रूप से 1945 में इसका गठन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? 1945 में हुई। ठीक दोस्तों। 21 देखते हैं। नूडल्स किस राष्ट्र में पश्चिमी देशों में पहुंचे थे? नूडल्स किस राष्ट्र से पश्चिमी देश में पहुंचे थे? तो कहाँ थे पहुंचे थे? चीन में। ठीक दोस्तों। क्वेश्चन 22 देखते हैं। क्वेश्चन 22 है, 1890 के दशक में डी रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली थी? तो अफ्रीका में। 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली थी? तो कहाँ फैली थी? अफ्रीका में। ठीक दोस्तों। प्रश्न 23 देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया? 1929 से 1945 तक। ठीक दोस्तों, जैसा कि हमने पहला देख लिया है, ये द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1929 से 1945 तक। ठीक दोस्तों।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और हमारा प्रथम युद्ध 1914 से 1900 तक लड़ा था, 1919 तक। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन 24 हमारा है, 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए थे? लगभग 5 करोड़। कितने दोस्तों? लगभग 5 करोड़ बस गए थे। 25, सिल्क मार्ग से क्या पता चलता है? तो सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम जिले सिल्क कहा जाता था, उनका कितना महत्व है? ठीक दोस्तों, ये सिल्क मार्ग से पता चलता है। ठीक। 26 है, क्या है? कर्नला क्या है? यह है। ठीक दोस्तों, ये कर्नला क्या है? ये क्या बोल रहा है? प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर देखिए। मतलब कर्नला क्या है और जो हमारा 18 उत्तर है वो दोनों सेम ही है। कर्नला क्या था, ये क्वेश्चन 18 और ये क्वेश्चन 26 सेम ही है। ठीक दोस्तों, चलिए 20 देखते हैं। 20, ये 27 क्वेश्चन देखना है। क्या है? प्रथम विश्व युद्ध में सहयोगी मित्र राष्ट्र कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका ये सहयोगी मित्र थे। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन 28, प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियाँ कौन सी थी? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्की। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। 29 क्या है? वीटो विशेषाधिकार क्या है? तो क्या है? वीटो विशेषाधिकार के आशय यह है कि इस अधिकार में हर एक ही सदस्य की किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। ठीक दोस्तों, ये 30 क्वेश्चन, इसमें से 30 है। आप लोगों को जो सरल लगे वही याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से एक ही आएगा, वो भी 1 नंबर का। आयात शुल्क से क्या आशय है? किसी दूसरे राष्ट्र से आने वाली चीज़ पर वसूल किए जाने वाला शुल्क आयात शुल्क कहलाता है। ठीक दोस्तों, तो चलिए थोड़ी इसके ऊपर देखते हैं। इसमें से ओनली 1 नंबर का आएगा, तो आप लोग को चाहिए, मतलब आप लोग कौन कौन से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो छोटे हैं उन्हीं को याद कीजिए, पूरे मत कीज सकते हैं। अगर नहीं याद हो रहा तो मत कर सकते हैं, पर छोटे छोटे कर लीजिए। जैसे ये प्रथम युद्ध कब हुआ था, ये वाले, ये और ये जो छोटे छोटे हैं, जैसे कि प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और ये छोटे छोटे जितने उतने याद कर लीजिए बस। अगर नहीं याद हो रहा, अगर हो रहा तो पूरा करिए। ठीक दोस्तों, अध्याय 4 क्या है? औद्योगिकीकरण का युग। दोस्तों इसमें देखते हैं, इसमें से आएगा, एक आएगा 1 अंक का और एक आएगा 1 अंक का, मतलब 2 क्वेश्चन 1 अंक के आएंगे। एक आएगा 1 अंक का, मतलब 2 अंक का 1 क्वेश्चन आएगा, और 3 अंक का 1 क्वेश्चन, मतलब कि 2 अंक वाले 1 क्वेश्चन, 3 अंक वाले 1 क्वेश्चन और 1 अंक वाले 2 क्वेश्चन। तो दोस्तों इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाला देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब बस से कीजिए, और जल्द ही ये वाली हमारी वीडियो आएगी। ठीक दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट में वीडियो बताएं कैसा था।